हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है साम्राज्यवाद के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य तथा उदय के कारणों पर प्रकाश डालें कि आखिर साम्राज्यवाद हम लोग किसको कहते हैं, इसके बारे में बताना है। इसकी क्या परिभाषा है उसके बारे में बताना है, इसका उद्देश्य और उदय कि इसका उदय कैसे हुआ, साम्राज्यवाद का जो है ना उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं साम्राज्यवाद का, किसका, साम्राज्यवाद का, तो साम्राज्यवाद को इंग्लिश में कहा जाता है इंपीरियलिज्म। क्या कहा जाता है? इंपीरियलिज्म कहा जाता है। और अगर इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करें तो इसको दो भागों में तोड़ा गया है, साम्राज्य प्लस वाद। और वाद का मतलब क्या होता है? विचार। जैसे मान लीजिए जब आपके मन में आपके साम्राज्य का विस्तार करने का भावना है, जब आपके मन में आपके साम्राज्य का विस्तार करने का भावना है, तो उसी भावना को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। जैसा कि सीधा समझिएगा एग्जांपल के तौर से कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने सीमा के विस्तार के लिए जब किसी दूसरे राष्ट्र पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, तो उसी कब्जे को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखना आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखना है साम्राज्यवाद। क्या लिखना है? साम्राज्यवाद। और लिखना इस प्रकार से है कि जब कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, महत्वाकांक्षी मतलब शक्तिशाली राष्ट्र है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना वर्चस्व अर्थात कब्जा करता है और उसको अपने अधीन कर लेता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या कि साम्राज्यवाद हम लोग किसको कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो अभी हिस्ट्री डीएससी 3 में पूछा गया है, जो बीबीएमक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं साम्राज्यवाद का अर्थ, कि आखिर साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है साम्राज्यवाद का अर्थ, सामान्यतः साम्राज्यवाद का अर्थ है राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ऐसी दृष्टिकोण जिसके अनुसार से कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपने शक्ति और विस्तार बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों की प्रकृति और मानवीय संसाधन पर अपना अधिकार कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। मीन्स वही बताया मैंने कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है? अपनी शक्ति और अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक मतलब अन्य राष्ट्र का जो संसाधन है, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, ठीक है, उस पर अपना अधिकार अगर कर लेता है, तो उसी अधिकार को हम लोग साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अर्थ में लिख देना। अब आगे आपको पॉइंट बनाना, लिखना इस प्रकार से है कि साम्राज्यवाद को अंग्रेजी में इंपीरियलिज्म कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि साम्राज्यवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इंप्रियम से निकला हुआ। ठीक है, अब पूछेगा कि ये जो इंपीरियलिज्म है वो कहां से आया है, तो बताना आपको कि इंपीरियलिज्म जो है लैटिन भाषा के इंप्रियम से निकाला गया है। ठीक है, आगे बताना है जिसका अर्थ होता है, इंप्रियम का अर्थ क्या होता है? इंप्रियम का अर्थ होता है टू कमांड, आदेश देना। क्या करना? आदेश देना। इस प्रकार से अगर हम लोग साम्राज्यवाद के अगर देखें तो साम्राज्यवाद शब्द एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व को दर्शाता है कि एक देश, जैसे मान लीजिए मेरा देश है, ठीक है, तो मैं अपने देश का दूसरे देश पर कब्जा कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपने देश के थ्रू से दूसरे देश पर कब्जा कर ले रहा हूं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में रह रहे हैं, है ना, तो भारत के लोग हम लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उसके संसाधनों को हम लोग जब्त कर लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा क्या है कि अगर हम लोग साधारण शब्दों में कहें तो साम्राज्यवाद का अर्थ है किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी क्षेत्र पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करके पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमा लेना। वही कहा गया है कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? साधारण शब्द में अगर हम लोग कहें तो साम्राज्यवाद का अर्थ होता है किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र पर जो है ना उसके राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण जो है ना अपने हाथों में ले लेना। मीन्स जैसे आप कहोगे उसको वैसे वो करेगा, है ना, तो उसी कब्जे को हम लोग क्या कहते हैं? तो साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पे बातें आती है कि परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी है। चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं। देखिए पहला आपका है, पहला पॉइंट में कि कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपने शक्ति एवं गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, जब कोई राष्ट्र, कोई देश अपने शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर क्या करता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है, तो इसी कब्जे को हम लोग साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कहा गया है चार्ल्स ए बियर्ड के अनुसार से। किसके अनुसार से? चार्ल्स ए बियर्ड के अनुसार से कहा गया है कि सभ्य राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़ी लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। सभ्य राष्ट्र मतलब क्या है, और पिछड़ी लोग क्या है कि जो देश में शासन करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, वो देशों पर क्या करना, अपना कब्जा कर लेना और उस पर अपना शासन चलाना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। ये किसने कहा? चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा जाता है सीडी बर्न्स। इसने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि अनेक भिन्न भिन्न भूभाग के प्रजातियों के ऊपर एक ही प्रकार के कानून एवं शासन व्यवस्था लागू करने की साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप भारत के हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, पाकिस्तान पे जाकर के अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या कीजिएगा, अपना शासन व्यवस्था लागू कर दीजिएगा। तो वही कहा गया कि अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग प्रजातियों के ऊपर एक ही कानून व्यवस्था थोप देना है, क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, फिर रिचर्ड सटन ने कहा, किसने? रिचर्ड सटन ने कहा कि साम्राज्यवाद एक ऐसी राष्ट्रीय नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपने शक्ति अथवा नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है। मीन्स कहा गया ना कि साम्राज्यवाद एक ऐसा राष्ट्रीय नीति होता है जो क्या करता है, दूसरे देश अथवा उनकी संपत्ति पर जो है ना अपना शक्ति और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसी को हम लोग साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि साम्राज्यवाद आखिर हम लोग कहते किसको हैं। अब यहाँ पे बातें आती है कि साम्राज्यवाद की उद्देश्य या तो विशेषताएं, कि साम्राज्यवाद की क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं, अगर साम्राज्यवाद किया जा रहा है तो उसका विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो कहा गया है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर साम्राज्यवाद की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। जो उपयुक्त आपको परिभाषाएं दिए गए हैं, ऊपर में जो परिभाषाएं दिया गया है उसके अनुसार से कुछ यहाँ पे उद्देश्य आपके दिए गए हैं, कुछ विशेषताएं दिए गए हैं जो साम्राज्यवाद के होते हैं। ठीक है, पहला कहा गया है कि साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने की में विश्वास रखता है। ठीक है, साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि अपने राज्य की सीमाओं में जो भी देश है वो क्या करेगा, अपने देश की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरा है कि साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व, मतलब उस पर कब्जा कर लेना ही साम्राज्यवाद है। ठीक है, फिर तीसरा है साम्राज्यवाद के अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। ठीक है, कहा गया ना साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो भी देश उसके अंतर्गत में आएंगे वो देशों पर जो है साम्राज्यवाद में एक ही देश का क्या होगा, अधीन होगा। ठीक है, एक ही देश का कब्जा रहेगा। ठीक है, फिर कहा गया कि साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य तो आर्थिक होता है, परंतु कभी कभी सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। कहा गया ना कि साम्राज्यवाद करने का, मान लीजिए मैंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, हमारे भारत ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है, साम्राज्यवाद कर लिया, तो उसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, उसका आर्थिक शोषण करना, मतलब वहां का जो प्राकृतिक संसाधन जो है, ठीक है, मानवीय संसाधन जो है उसका दोहन करना। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो सैनिक और राजनीतिक शोषण भी कर सकता है। ठीक है, आगे कहा गया कि साम्राज्य के सारे अंग एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। साम्राज्य के जितने भी अंग है ना, जिसपे वो कब्जा करेगा वो सारे के सारे एक ही सत्ता के नीचे क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देशों के पास अधीनस्थ राज्यों की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र, रणनीति, कौशल, अधिक पूंजी और उत्पादन के उन्नत साधन होते हैं। कहा गया ना कि जो देश दूसरे देश पे क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है, उसके पास क्या होता है, बढ़िया किस्म के अस्त्र शस्त्र होते हैं, ठीक है, रणनीति कौशल होता है, अधिक पूंजी होता है, तभी वो क्या करता है, दूसरे देशों पर क्या करता है, कब्जा करता है। ठीक है, अब मान लीजिए
मेरा देश ही कमजोर रहेगा तो क्या मेरा देश दूसरे देशों पर कब्जा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर आपको कब्जा करना है तो आपको खुद में क्या होना पड़ेगा? उत्कृष्ट होना पड़ेगा, हर चीज में सफल होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि साम्राज्यवादी देश केवल अपने हितों का ही ध्यान रखता है। साम्राज्यवादी देश जो होता है ना, सिर्फ अपने हित का, मीन्स वो अपने बारे में सोचता है, ठीक है, और अधीन देशों का शोषण करता है, ठीक है। जो उसके अधीन में जो देश रहते हैं उसका वो क्या करता है? शोषण करता है, उसका अत्याचार करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया है कि साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए सब प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। मीन्स कहा गया है साम्राज्यवादी जो देश होता है, जो दूसरे देशों पर कब्जा करता है, वो अपने हित का रक्षा के लिए जो है ना कुछ भी कर सकता है, अपने हित की रक्षा के लिए कोई भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। फिर है कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को भी अपने अधीन करके उसका शोषण करता है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है कि अन्य देश को अपने अधीन करके, मीन्स कब्जे में करके उसका क्या करना? शोषण करना। आगे कहा गया है कि साम्राज्यवाद का प्रधान आधार सैनिक शक्ति होता है, ठीक है। साम्राज्यवाद का प्रधान आधार जो होता है वो जिसपे वो दूसरे देशों पर कब्जा करता है, उसका आधार क्या होता है? सैनिक शक्ति। क्या? सैनिक शक्ति, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने इसके उद्देश्य को कंप्लीट कर लिया कि साम्राज्यवाद के क्या उद्देश्य थे। अब यहां पे बातें आती है साम्राज्यवाद के उदय के कारण, कि आखिर साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण है, ठीक है। तो कहा जाता है कि साम्राज्यवाद तब होता है जब कोई देश दूसरे देशों पर कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। मीन्स कहा क्या ना, साम्राज्यवाद कब होता है? जब कोई दूसरा देश जो है ना दूसरे देशों पर क्या करता है? कब्जा कर लेता है और उसको जो है अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है, तो उसी को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। कहा गया जो देश विजय प्राप्त करता है उसे मातृभूमि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए भारत है, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, है ना, तो भारत तो जीत गया, तो भारत को क्या कहा जाएगा? मातृभूमि कहा जाएगा। जबकि जिन देशों पर वो विजय प्राप्त किया, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान पे वो विजय प्राप्त किया, तो उसको क्या कहा जाएगा? उपनिवेश कहा जाएगा। किसको? पाकिस्तान को जो है उपनिवेश कहा जाएगा भारत का, ठीक है। तो वही कहा गया आगे कि साम्राज्यवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है। अगर हम साम्राज्यवाद के उदय की बात करें तो साम्राज्यवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पहला कारण है औद्योगिक कारण। क्या है? औद्योगिक कारण। जैसे मान लीजिए कोई देश जो है अगर दूसरे देशों पे कब्जा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अगर मान लीजिए आप उसके देश में अगर औद्योगिक नहीं होगा, ठीक है, उद्योग का स्थापना नहीं करने की जगह होगी, तो दूसरे देश में जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो उद्योग अगर बनाया होगा, अगर कच्चे माल उसको नहीं मिल रहे होंगे तो दूसरा देश में जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। तो वही कहा गया कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति होने का कारण उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। मीन्स एशिया और अफ्रीका में जो है ना उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ था, है ना। अतः यहाँ यूरोपीय देशों के लिए कच्चा माल उपलब्ध था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में जो है यूरोपीय देशों के लिए क्या हो चुका था? कच्चा माल उपलब्ध था, ठीक है। इसलिए उसको लगा, किसको? यूरोपीय देशों को लगा कि हम लोग एशिया और अफ्रीका में जा करके कच्चा माल उपलब्ध करवा सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया? एशिया और अफ्रीका के देशों पर जो है ना अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और साम्राज्यवाद का शिकार हो गया कौन कौन? एशिया और अफ्रीका, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो पॉइंट है उसमें है उग्र राष्ट्रवाद। क्या है? उग्र राष्ट्रवाद। कहने का अर्थ यह है कि 19वीं सदी में यूरोप उग्र राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप जो था ना, यूरोप में जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है अपने चरम सीमा पे थी, जिसके कारण से यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों पर अधिकार करना अपना कर्तव्य समझा, ठीक है। जिसके कारण यूरोपीय देशों को लगना लगा, ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए? दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहिए, ठीक है। मेरी जो कमजोर देश है उस पर कब्जा करना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया? यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की दौड़ शुरू हो गई, ठीक है। अब जो है यूरोपीय जो देश थे उसमें से साम्राज्यवाद की दौड़ शुरू हो गई, ठीक है, कि मुझे क्या करना है? दूसरे देशों पर कब्जा करना है और अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। जबकि एशिया और अफ्रीका के देशों में अभी तक राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम लोग एशिया और अफ्रीका की बात करें तो उन देशों में जो है ना अभी तक राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था, मीन्स राष्ट्र के प्रति एकता स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके तीसरे कारण की बात करें। तीसरा कारण है एशिया और अफ्रीका की कमजोर सरकारें। क्या है? एशिया और अफ्रीका की कमजोर सरकारें। मान लीजिए आपकी सरकार अगर कमजोर रहेगी, दूसरा देश क्या करेगा? आप पे कब्जा कर ही लेगा, है ना। तो वही कहा गया कि एशिया और अफ्रीका की देश जो है ना उसका सरकार जो था वो क्या था? बिल्कुल कमजोर था।
वहां की जनता जो है उससे असंतुष्ट थी, ठीक है, उससे संतुष्ट नहीं थी और उनको आशा थी कि विदेशी यहां पर सरकार कायम करेंगे। और उनको लग रहा था, वहां के लोगों को लग रहा था कि विदेशी जो है यहां पे आएंगे और क्या करेंगे, अपने सरकार को कायम कर लेंगे, मींस यहां पे अपना कब्जा कर लेंगे, उससे उन्हें राहत मिलेगी, ठीक है। और उनको लग रहा था कि अगर विदेशी यहाँ पे आएंगे ना तो उससे उनको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने आया यहाँ पे कब्जा किया और उन्होंने क्या किया, इन देशों का फायदा ही फायदा उठाया, ठीक है। फिर देखिए चौथा है सैनिक कमजोरी। मान लीजिए आपका देश अगर सैनिक के मामले में कमजोर है, ठीक है, तो दूसरा देश क्या करेगा, आप पे कब्जा कर देगा, ठीक है, आपके सीमाओं को अपने अधीन कर लेगा। तो वही कहा गया कि यूरोपीय देश के पास आधुनिक हथियार युक्त सेनाएं थी। यूरोपीय देश के पास जो था ना आधुनिक हथियारों वाले सैनिक थे, ठीक है। और दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के देशों में सेनाएं कमजोर थी। और अगर हम लोग एशिया और अफ्रीका की बात करें तो इन देशों में जो है ना सेनाएं क्या थी, कमजोर थी। इनके युद्ध के कारण, मतलब इनके युद्ध के तरीके, इनके यूरोपीय देशों के जो युद्ध के तरीके थे वो क्या था, आधुनिक हो चुका था। लेकिन एशिया और अफ्रीका के देशों की युद्ध करने के तरीके की अगर बात करें तो इनका तरीका भी पुराना था और हथियार भी पुराना था। अतः यूरोपीय सेनाओं के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए जो है ना ये जो है यूरोपीय सेनाओं के सामने टिक पाते नहीं थे, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए यूरोपीय देश जो है ना वो वायरस से लड़ रहे हैं, वायरस होता है ना, वायरस, हाँ वायरस से लड़ रहे हैं। ये लोग मान लिए तलवार से लड़ रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, एक वायरस छोड़ा कि पूरा ग्राउंड ही साफ, है ना, पूरा एक साथ 1000 सैनिक साफ, ठीक है। तो वो दिमाग से लड़ रहा है ना। ये लोग जो है पुराना तकनीक लगा रहा है, तो वैसे होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि यूरोपीय देश जो था ना वो हथियारों के मामले में आधुनिक हो चुका था, लेकिन एशिया और अफ्रीका जो है अभी भी क्या था, पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहा था। अब देखिए पांचवा आपका सभ्यकारी लक्ष्य का विचार। कहने का अर्थ यह है कि यूरोपीय विद्वानों ने साम्राज्यवाद को सही साबित करने के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यूरोप की श्वेत जाति को ईश्वर ने पिछड़ जाति की सभ्य बनाने के लिए दायित्व प्रदान किया, ठीक है। कहा गया ना, इसमें कहा गया कि यूरोप के जो श्वेत जाति के लोग हैं, श्वेत जाति के जो लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको भगवान ने पिछड़ी जातियों का जो है ना क्या करने के लिए भेजा, सभ्य में सही बनाने के लिए उनको भेजा है कि आप क्या कीजिए, पिछड़ी जातियों को जो है उत्कृष्ट बनाइए, है ना। अतः श्वेत जातियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को सभ्य बनाने के दायित्व से उन पर अधिकार कर रही है, ठीक है। अतः इसलिए कहा जाता है कि श्वेत जातियां जो है, जो गोरे लोग हैं, वो एशिया और अफ्रीका के लोगों को जो है ना सही बनाने के लिए, सभ्य मतलब क्या होता है, सही, ठीक है, सही बनाने के लिए जो है उन पर अधिकार कर रही है, ठीक है, उन पर दायित्व जमा रही है। इस विचार के कारण एशिया और अफ्रीका साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। और इस विचार के कारण जो है ना एशिया और अफ्रीका क्या हो गया, साम्राज्यवाद का विस्तार हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया है जो वर्ल्ड हिस्ट्री 1 का है, ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर के देख सकते हो। फिर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री 2 भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।